आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी क्लास में रसायन विज्ञान की कक्षा 9 में। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तर के बारे में कुछ प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ लिया था और समझ लिया था। इसको आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, बता चुके हैं कहाँ पे दिया हुआ है, या तो बीच बीच में दिया होगा अगर नई बुक लिए होंगे तो, या पुरानी होगी तो लास्ट में लिखा होगा ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे। पर यहाँ पे हमारा उद्देश्य है समझाना, आपको समझा देते हैं। कुछ प्रश्नों की बात हो चुकी है, उसको हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम पार्ट 2 चल रहे हैं। पार्ट 2 का मतलब जो शेष बचा हुआ है प्रश्न, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें प्रश्न है, आप देखेंगे तो 8वां प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न हो चुका है। लिखा है, प्रश्न है कि सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बर्फ़ का आयतन होता है जल के आयतन से अधिक होता है, इसलिए जो बर्फ़ होता है वह ज़्यादा जल को हटा लेता है। इस वजह से बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है। आपने देखा होगा, आप इसका देख सकते हैं कि बर्फ़ का आयतन, जबकि देखो बर्फ़ जल से ही बना है, पर जल की अपेक्षा उसका बर्फ़ का आयतन अधिक होता है। इसके देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक बोतल में पूरा पानी भर लीजिएगा, बड़ा सा, उसको बंद कर दीजिएगा, आप उसको फ्रीज में रख दीजिएगा। जब ठंडा होकर बर्फ़ बनेगा तो उसकी दीवार थोड़ा खिंच जाएगी, या हो सकता है कि बोतल जो हो प्लास्टिक का वो फट जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ़ का आयतन हुआ, मतलब स्थान घेरने की जो क्षमता है वह ज़्यादा हो गई, इसलिए बर्फ़ का आयतन ज़्यादा हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो। तो यही कारण होता है, आप सिंपल सा उत्तर दोगे, क्योंकि बर्फ़ का जो आयतन होता है वह अधिक होता है, जिससे वह पानी को अधिक हटाता है। इस वजह से बर्फ़ जो है जल पर तैरता है। इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो आप जानते ही हो कि कोई भी पदार्थ होता है वह अवस्था को बदल सकता है। कब बदल सकता है, जब उसमें ताप परिवर्तन होता है। ताप में जब परिवर्तन होता है यानी बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, उसको गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। फिर उसी तरह से उल्टा ठंडा करेंगे तो वह क्या होगा, अवस्था उसका बदलता जाएगा। जैसे बर्फ़ हो गया, जल में बदला, जल को गर्म किए वाष्प में, फिर वाष्प को ठंडा किए जल में, जल को ठंडा किए बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, यानी बदल गया। तो ऐसा हो सकता है। कैसे होगा इसको भी बता दिए, ताप परिवर्तन की वजह से। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को हम देखते हैं। दिया है कुछ प्रश्न है, जैसे दिया है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलो। ठीक है, केल्विन में दिया है, तो आपको एक बता दें, डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, ऐसे एक सूत्र होता है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर K-273/5। ये आपका फार्मूला होता है। ये किस लिए होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए। ये देखिए 5 दोनों, तो इसको हम हटा सकते हैं, सिंपल सा ये सूत्र बना सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर K-273। ये आपका केल्विन में बदलना होगा। अगल बगल जिसमें दिया रहेगा उसको आप इधर उधर पक्षांतर करके जोड़ घटा के बता सकते हैं आराम से। जैसे दिया है 300 केल्विन है, ठीक है, 300 केल्विन है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन, केल्विन आपको दिया है 300 माइनस 273, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7 और हो जाएगा 2, 27। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें है 573 यहाँ पे लिखा हुआ है 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पे 573 रखिए और 273 घटा दीजिए तो आ जाएगा 300। यह सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री पे क्या होगा, वह भाई वाष्प में रहेगा। 100 डिग्री पर भी क्या रहेगा, वाष्प में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री पे जल क्या होता है, वाष्प बदलता है। तो 100 डिग्री रहेगा तो भी वाष्प में, और 250 हुआ तो भी वाष्प के रूप में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है उसका जब उसको ताप बढ़ाया जाता है उस पदार्थ का,
तो जब ताप बढ़ाते हैं तो उस एक निश्चित ताप पर जा कर के वह रुक जाता है ताप, क्योंकि उसकी जो ऊष्मा होती है वह उस पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में ही खर्च होने लगती है, मतलब उसी में लग जाती है और लगातार तब तक लगी रहती है उसमें जब तक कि वह अवस्था पूरी तरह से परिवर्तित न हो जाए, इसलिए उसका ताप क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, फिर आगे अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि बताइए। तो आप क्या करेंगे, कोई भी वायुमंडलीय गैस है उसको अगर द्रव में बदलना है तो उसका दाब आप बढ़ा देंगे। जैसे आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एलपीजी में क्या होता है कि कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, उसको दाब डाल करके उसको द्रवित करके उस सिलेंडर में भरा जाता है। तो यानी किसी भी गैस को यदि द्रव में बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही और बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वह ठोस हो जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो उसका दाब ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। यह थोड़ा सा आपके घर वाली प्रश्न है कि आप कूलर लगा देते हो, घर में चला देते हो पानी उसमें भर के, तो आपको ठंडा हवा मिलने लगता है, ऐसा क्यों होता है, या वह रूम ठंडा क्यों हो जाता है। आपने सुना होगा कूलर लगा दीजिए ठंडा हो जाएगा रूम, गर्मी नहीं लगेगा, पर आप ये नहीं समझते थे कि ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। देखिए होता क्या है कि देखिए जो वातावरण होता है, यानी कि आपके रूम के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मियों में, और वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि वाष्पन की क्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो जो आपके घर में रखा हुआ है कूलर, उसमें पानी भरा जाता है, तो वह जो होता है वह रूम का जो टेम्परेचर होता है उस रूम के टेम्परेचर को ले करके, मतलब अवशोषित करके वह जल क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। इस वजह से उस रूम का टेम्परेचर जब जल ने अवशोषित कर लिया और वाष्प बन के बाहर निकल गया, तो जो रूम का टेम्परेचर होता है कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जलवाष्प उस जो कूलर है वह चल रहा है, उसमें पानी है, तो पानी क्या करेगा, 30 डिग्री में से कुछ तापमान को क्या करेगा, ले लेगा, ले करके अपने अंदर अवशोषित करेगा, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा होगी बढ़ जाएगी, यानी कि वह जो जल हैं उनका ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ने की वजह से वह धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे, और जब वाष्पित होकर निरंतर निकलते रहेंगे तो रूम का टेम्परेचर हमेशा कम होता रहेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि रूम का जो टेम्परेचर होता है वह कम हो जाता है, यानी बहुत अधिक कूलर ठंडा करता है रूम को। चलिए अगला इसी कंसेप्ट पे है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। घड़ा में यदि आप पानी रख देते हो तो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। तो उसमें होता क्या है कि जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो बना हुआ घड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्रों के माध्यम से ही जो जल के कण होते हैं वह अंदर की ऊष्मा को ले करके वाष्पित होते रहते हैं। जब अंदर की ऊष्मा को ले करके वाष्पित होंगे तो जो उसमें का टेम्परेचर होगा कुछ कम हो जाएगा, और जब कुछ कम हो जाएगा तो इस वजह से घड़े का जो पानी होता है वह ठंडा होता है, ठीक है। क्योंकि भाई घड़े का कुछ टेम्परेचर, पानी के अंदर कुछ टेम्परेचर आ होगा, और वाष्पन की क्रिया जब होती है तो कुछ टेम्परेचर उसका मतलब ऊष्मा ले करके वह वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाएगा। जब उसका कुछ ऊष्मा निकाल लिया, मतलब तो उसका ऊष्मा जो पहले था वह कुछ कम हो गया, तो कम होने की वजह से वह पानी जो बचा वह क्या हो गया, ठंडा हो गया। ये हमारे सिंपल भाषा की लैंग्वेज बता रहा हूँ, और आप तो बुक से पढ़ ही सकते हैं कि क्या इसका उत्तर होगा। आप ऐसे ही आप अपने समझ करके उत्तर दे सकते हैं। उसी तरह से देखिए अगला प्रश्न है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। यानी आप पेट्रोल रख लीजिए, चाहे एसीटोन रख लीजिए, चाहे कोई परफ्यूम आप अपने हाथ पे स्प्रे करिए, तो क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे यह स्प्रे होता है तो हमारे ये जो हाथ है उसका कुछ टेम्परेचर होगा, वह टेम्परेचर को यानी ऊष्मा को वह जो इत्र होते हैं चाहे एसीटोन होता है वह ऊष्मा को ले करके वाष्पित होता है, और वाष्पित होता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है जहाँ पे वह इत्र को डाले
वहाँ का ऊष्मा क्या हो जाती है, हाथ की कम हो जाती है। और कम होने से हमें क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। ठंडियों में क्या होता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर से वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है, तभी तो हमें ठंडी महसूस होती है। उसी तरह आप इत्र डालते हो, तो इत्र डालने से क्या होता है कि यहाँ की मान लेते हैं, यहाँ पे आपने डाला, हाथ पे अपने कहीं भी डाला, तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ रहा होगा, मान लेते हैं 37 डिग्री रहा होगा। अब 37 डिग्री से क्या हुआ, जैसे ही हम इत्र डाले तो वह कुछ ऊष्मा ले करके वाष्पित हो गया, क्योंकि हर एक पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो वह इत्र होता है, वह कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो वह ऊष्मा आपके हाथ के वहाँ का जहाँ पे डाले हो वहाँ का ऊष्मा ले करके वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जब कम होने से हमें ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 17 होगा, आप देखेंगे बुक में। तो कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। कप जो होता है, जैसे मान लेते हैं कप हो गया, प्लेट हो गया, थोड़ा प्लेट बड़ा होता है इस तरह से। आपका कैसा प्लेट होगा ये तो हमें पता नहीं। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपने चाय रखा, इसमें चाय रखा, इसमें आप आसानी से पी लेते हो, जबकि इसको थोड़ा सा देर में पीते हो। क्यों पीते हो कि ये ज़्यादा गर्म होता है, ये थोड़ा इसमें कम गर्म होता है। जैसे बताते हैं घर में आपने देखा होगा कि आप गिलास में दूध पी रहे हैं, तो कहते हैं ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप थोड़ा बड़े बर्तनों में ले लेंगे तो आसानी से पी लेते हैं। क्या होता है कि यहाँ का क्षेत्रफल कुछ कम होता है, इसका जो गिलास है आपकी वह क्षेत्रफल कम होता है, जो प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो वाष्पन की दर जो होती है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की दर भी बढ़ेगी। तो जो आपका गिलास है, ठीक है, या जिसको कप बोलते हो, कप या गिलास दोनों में से कोई मान लेते हैं यहाँ पे, तो उसका क्षेत्रफल कम होगा तो वहाँ से ऊष्मा यानी कि वहाँ से क्या होगा, वाष्पन की दर कम हो जाएगी। और जब ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा, मान लेते हैं प्लेट में आपने रख दिया या थाली में रख दिया, तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से वाष्पन की दर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब वाष्पन की दर ज़्यादा होगा तो वह ऑलरेडी है कि जल्दी से वह ठंडा हो जाएगा, यानी हम आसानी से उसको जल्दी से पी पाएंगे। अगर कम क्षेत्रफल रहेगा तो जल्दी उस वाष्पित नहीं होगा, वाष्पन की दर कम होगा, तो यानी उसमें गर्मी ज़्यादा रहेगा। वह गर्मी को ले करके अगर क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहा है तो वह जो चाय है उसके और अणुओं की जो गर्मी है उसको लेकर वाष्पित हो जाएंगे। तो जब गर्मी लेकर के वाष्पित हो गए तो वह ऑलरेडी ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो हम उसको आसानी से पी पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सूती जो कपड़े होते हैं वह पसीने को अवशोषित करते हैं, जिससे हमारा शरीर ठंडक महसूस होता है। ठीक है, और सफ़ेद पहनने से क्या होता है कि वह परावर्तित हो जाती है, जो ऊष्मा आती है वह ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित हो जाती है, जिससे हमें गर्मी भी कम महसूस होती है। वैसे फैशन के मामले में आप जो पहन लें, पर प्रश्न के हिसाब से आपको सफ़ेद और सूती कपड़े ही पहनना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं। और देखिए, जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो आपको बता ही दिए कि यह फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। आप इसमें अदला बदली करके जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जैसे केल्विन पूछ रहा है तो डिग्री में दिया रहेगा, डिग्री पूछेगा तो केल्विन में दिया रहेगा, इसको आगे पीछे करके अपना घटा के जोड़ के कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसी पे आगे दे दिया, केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अभ्यास प्रश्न है एनसीईआरटी का। फिर आगे, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। जो नैप्थलीन होती है वह ऊर्ध्वपातज होती है। आपको बताएं कि वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर सीधे जल में न बदल के वाष्प में बदल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और जो पदार्थ होते हैं उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऊर्ध्वपातन की वजह से होता है कि नैप्थलीन क्या होता है, उसको कमरे के रूम यानी रूम में ही रख देने से क्या होता है कि वो कुछ नहीं अवशेष छोड़ता है और सीधे वाष्प में बदल जाता है। उसका कारण क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। फिर हमें इत्र की खुशबू बहुत दूर तक बैठे हुए ही पहुंच जाती है। जैसे परफ्यूम है, उसको स्प्रे कर देते हैं, दूर तक हमें उसकी गंध आती है, तो वह क्या होते हैं कि वाष्पित होते हैं। तो वाष्पित होते हैं तो उसके कण क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने से वह दूर दूर तक गति करने लगते हैं। इस वजह से हमें दूर बैठे रहने पर भी इत्र की सुगंध मिल जाती है। आपने ठोस द्रव गैस के बारे में गतिज ऊर्जा का सिद्धांत आपने बहुत अच्छे से समझा होगा।
ठीक है, आगे दिया है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए आकर्षण मतलब कि किसमें आकर्षण बल अधिक लग रहा है, किसमें कम लग रहा है, यानी कम से अधिक की ओर चलना है। जैसे देख लीजिए आप, दिया है जल, चीनी, ऑक्सीजन। जल है, चीनी है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अब इसमें से आपको बताना है किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर लास्ट में सबसे अधिक होगा। ये बढ़ता क्रम पूछने का मतलब कि आकर्षण बल बढ़ता जाए, यानी सबसे कम किस में होगा। तो आपको एक चीज़ बताए हैं कि जो ठोस होते हैं उसके अणु बहुत पास होते हैं, द्रव के थोड़ा दूर होते हैं, गैस के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। ये चीज़ हमने बताया है। क्यों होते हैं? ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है, इस वजह से वे बहुत पास होते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, इसलिए थोड़ा दूर होते हैं। और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है, इसलिए वो सब बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल बहुत कम होने की वजह से गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो अब हमें पहचान करना है कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। देखिए जल जो है वो आपका द्रव की कैटेगरी में आ जाएगा, जो चीनी है वह ठोस की कैटेगरी में आ जाएगा, जो ऑक्सीजन जो गैस होती है वह गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप जानते हो कि सबसे कम आकर्षण बल किस में लगेगा, गैस में। इसी वजह से तो इसके अणु कहीं भी गति करते हैं तो गैस वाला को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देते हैं। यानी ऑक्सीजन में आकर्षण बल बहुत कम होगा। फिर उसके बाद किस में ज़्यादा होगा, जल में, और फिर सबसे ज़्यादा चीनी में हो जाएगा। इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। कुछ अपने भी दिमाग का प्रयोग करिए। आगे है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। क्या होगा भाई, 25 डिग्री पर जल रहेगा, 0 डिग्री पर बर्फ़ हो जाएगा, जानते हो जम जाएगा, 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, ठीक है। पुष्टि हेतु कारण बताइए। जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इनके बीच के अणुओं के बीच क्या होता है, थोड़ा आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गति करते हैं। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है, ठोस क्या होता है, वही सब बता देना आपको, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें होगी। तो भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इस तरह से आप और प्रश्न हैं, इसको आप अपने से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर पूरा हमारा दोनों लेक्चर को आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आप अपने से भी तर्क लगा लगा करके और पीछे का पाठ पढ़ पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। आप रटने का ज़्यादा प्रयास ना करिए, समझने का प्रयास करिए। समझ करके अगर उत्तर देंगे तो आसानी से दे पाएंगे, नहीं तो थोड़ा भी प्रश्न इधर उधर हो गया या तो आप तर्क लगा नहीं पाओगे, रहेगा उत्तर सेम। तो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ करके उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। प्रश्नावली है जिसको आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से उत्तर समझेंगे क्या होगा, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। लास्ट तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।